Hello everyone. Today we are going to study chapter number 3 of civics, which name gender, religion, and caste. This chapter is very important and it is very easy if you are understanding from me, because I will tell you every line of NCRT in detail and tell you the most important part of this chapter too. Hello everyone, my name is Sanya Handa, who is teaching you SST not as a teacher but your buddy. If you have any doubt after listening to this lecture, you can just ask me in the comment section. So just let us start with the chapter. तो हमारा chapters is divided on three, which is gender, religion, and caste. Three of them are important, but the most important thing is the caste one. Okay, so gender and politics. सबसे पहले इसमें आता है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न. हम जो बॉयज़ और गर्ल्स को हम पहले से ही उन्हें ब्रॉटअप ऐसा किया जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ women is household work and bringing up of children. This reflected in the sexual division of labor. तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, विच इज एक होता है हमारा जेंडर डिवीजन और एक होता है सेक्स डिवीजन. Sex division is created by God, which cannot be actually मतलब उसे आप चेंज नहीं कर सकते कि भगवान ने दो सेक्सेस बनाए हुए हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल. बट जो हम बनाते हैं, जेंडर डिवीजन करते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमारी सोसाइटी बनाती है. कि सारे काम घर के या फिर बच्चों को पढ़ाना इज़ ऑफ फीमेल एंड बाहर जाके कमाना इज़ ऑफ मेल. Sex division is made by God, and we have two sex, male and female, but sexual division of labor tells us the stereotypes of the society. Okay. और ये जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में देखा जाता है. चाहे तुम अपनी ही घर का एग्जांपल ले लो. आई डोंट नो कि तुम्हारे मम्मा वर्क करती होगी या नहीं, बट मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स इन इंडिया, अबाउट 70% आर मतलब वो इसका ट्रैप में बंद है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर. वो सारा घर का काम करती है, कुकिंग, क्लीनिंग, और घर पे रह के बच्चों को पढ़ाती है, मतलब बाल पोसती है. और जो मेन होते हैं वो सारा बाहर जाके कमाते हैं, काम करते हैं. ऐसा ये नहीं है कि मेन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क. दे कैन सिंपली थिंक इट इज़ फॉर वुमेन टू इट. मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है. देखो, तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मा को मदद करते होंगे, कभी कभार खाना बना देते होंगे संडेज़ में, या जिस भी दिन उनका ऑफ होता होगा. मतलब ये सोसाइटी ने बनाया है कि मेल्स नहीं करते, बट मेल्स भी कर सकते हैं, और वुमेन भी आज के टाइम पे काम कर रही हैं बाहर. बट अब ये होता है कि जो वुमेन हैं, उन्हें इतना अच्छा सैलरी नहीं मिलता है कि वो बाहर जाके वर्क करे और उन्हें इतना अच्छा सैलरी भी मिले कि वो अपने फैमिली को दिखा सके कि मुझे इतना सैलरी मिल रहा है. एग्ज़ाम्पल ले लो तुम एक स्लेव का. अगर एक वुमेन है जो एक फार्मिंग करती है, और एक उसका हस्बैंड ही है फार्मर. जो वुमेन है उसे अगर 40-50 रुपीज़ पर डे का मिल रहा है वेजेस, तो उसके हस्बैंड को सेम ही 100 या 90 रुपीज़ भी मिल सकता है डे का वेजेस. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सो आवर नेक्स्ट लाइन इज, when these jobs are paid for, men are already टेक अप दिस वर्क. देखो, जैसे अब जो फीमेल क्या काम कर सकती है, फीमेल कुकिंग कर सकती है, फीमेल टेलरिंग कर सकती है. बट जो हमारे मेल्स हैं उन्हें तो हर जगह घुसना है. वो कुकिंग भी, देखो मोस्ट ऑफ द शेफ्स अगर आप देखोगे फीमेल नहीं मेल होते हैं. टेलर भी देखोगे, सब्यसाची का भी मेल है, बहुत मनीष मल्होत्रा, ये सब इन्होंने किसने ले लिया, मेल्स ने ले लिया. सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम. मैंने जैसे आपको बताया कि वो फेच करती हैं, फ्यूल भी लेकर आती है, मतलब वो काम करती हैं. और जो पुअर वुमेन होती हैं, डोमेस्टिक हेल्पर, जो पुअर वुमेन होती है इन अर्बन एरियाज़, वो वर्क करती हैं एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स.
और वो मिडिल क्लास वुमेन्स भी ऑफिसेज जाती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है वो एक ना एक टाइप का पेड वर्क कर रही है, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यू एंड डू नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। अगर तुम यही सोचो, तुम्हारी मम्मा अगर तुमसे पैसा लेने लग गई कि मैं खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, तो तुम तो एक तरफ से गरीब भी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती हैं। अब जो बाहर जो अर्बन में भी वो कर रही हैं, उन्हें इतना कम वेजेस मिल रहा है, तो उन्हें ना उनको वैल्यू, उनकी जिस हिसाब से वो वर्क कर रही हैं उनको ना उस हिसाब से वैल्यू मिल रही है, ना उन्हें इस हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। ठीक है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimum in most societies. आप खुद इंडिया का एग्जाम्पल लो, दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्सी, बट आप इंडिया में खुद देखो कि इंडिया में कितनी ही पॉलिटिकल लीडर्स फीमेल्स होंगी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। बट अगर हम यही देखें बाहर या नॉर्डिक कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट मेल से भी ज़्यादा फीमेल्स कर रही हैं। मतलब फीमेल्स को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, उन्हें पॉलिटिक्स में जाने देते हैं, ना उन्हें आउट ऑफ होम जाने देते हैं, उन्हें तो एक तरीके से केज में बंद कर लेते हैं कि तुम्हारा काम यही है, तुम यही करो। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बता रखा है कि पहले जैसे मेल्स को ही करते थे कि मेल्स ही लीडर बनेंगे, अब थोड़ा थोड़ा बन रही हैं इंडिया में, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड परसेंटेज। अभी वुमेन को और होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। मतलब उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वुमेन को, एज मतलब मेंस को ज़्यादा मिलते हैं। आप अपने घर में ही देख लो, मेन आर मोर प्रेफर देन वुमेन। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके जो बड़े होंगे, दे वांट बॉय रादर देन अ गर्ल। दिस इज़ द मतलब बहुत यही एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो तुम देख सकते हो किसी भी घर में, कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट? आप सब इस वर्ड को जानते तो होगी। फेमिनिस्ट एक्चुअली में क्या होता है? फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु थिंक्स दैट फीमेल शुड ऑल्सो गेट द इक्वल राइट एज मेल्स गेट। एंड बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी आपने देखे होंगे कि जिसमें उनकी इक्वालिटी के लिए लड़ा जाता है कि उन्हें भी इतने राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, उनको भी जॉब्स होनी चाहिए, उन्हें वैल्यू देना चाहिए। तो फेमिनिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन who wants equal rights for both मेल एंड फीमेल। और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वो होती हैं जो उनकी राइट्स को, उनकी वैल्यू को और बढ़ावे के लिए करा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, बहुत सारे उसमें आ गई हैं, बहुत सारे करियर्स में आ गई हैं जो पहले नहीं थी। अब जैसे मैंने जैसे आपको बताया था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज पे आप इसे बोल सकते हो, अगर आपसे ये वर्ड याद नहीं होता, क्योंकि मुझसे भी एक्चुअली में याद नहीं होता, तो आई रादर देन सेइंग दिस वर्ड आई यूज नॉर्डिक कंट्री विच इज़ ईजी टू लर्न एंड थिंक इट इज़ वैलिड फॉर इट। अब जो नॉर्डिक कंट्री में है, जैसे अब मैंने बताया आपको पॉलिटिकल में इतना नहीं होता है ना, नॉर्डिक में इट्स अबाउट हाफ और मोर देन हाफ कि वुमेन पॉलिटिक्स में हैं, और नो डाउट वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चल रही है। इसमें ये बताया, इन अ कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हमें बताया पार्शियल सोसाइटी होती है। पार्शियल सोसाइटी इज समथिंग इन विच मेल इज डोमिनेंट ओवर द फीमेल। जैसे मैंने आपको बताया था, अब प्रेग्नेंट वुमेन है तो लोग कहेंगे हमें मेल चाहिए रादर देन हैविंग अ फीमेल चाइल्ड। ओके। और वैसे भी आप देखते होंगे कि फीमेल्स को कम प्रेफर किया जाता है एज मेल्स। कोई भी काम होता है तो मेल को कर लो, चाहे वो आपके रिलीजन में ही क्यों ना हो, कोई पूजा पाठ कुछ भी करना हो तो मेल्स डू इट रादर देन डूइंग फीमेल। अब इसके जो ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट या जेंडर में, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं और उसके वेज हैं कि वुमेन इसमें क्यों सफ़र कर रही हैं। सबसे पहला, अच्छा, ये जो वेज है ना, वुमेन फेस डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थोड़े वेज हैं बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात आती है लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54%. मतलब आप ये सोच रहे हो कि हमारी जो वुमेन हैं जो हमारी कंट्री में हैं उनका लिटरेसी रेट इज़ 54% ओनली. 100% में से 54% इज़ नॉट अ गुड लिटरेसी रेट. और जो मेल्स में है वो है 76%. तो आप तो इस परसेंटेज से ही यू कैन जज कि लाइक वाई मेल इज़ मोर डोमिनेंट ओवर द फीमेल्स, क्योंकि हमारी फीमेल्स पढ़ ही नहीं रही हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो लैग बिहाइंड कर रही हैं. सिमिलरली अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स go for higher study. When we look at school results, still perform as well as boys, if not better in some places. देखो अगर हम घर स्कूल्स में ही देख लो, सब क्या बोलते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और टॉपर्स मोस्टली लड़कियां ही होती हैं. लड़कियां आर गुड इन पढ़ाई, वो हायर स्टडीज़ करती हैं, 10वीं 12वीं तक करती हैं. उसके बाद उनके पेरेंट्स या तो उनकी शादी करा देते हैं या उन्हें घर पे बिठा देते हैं, बिकॉज दे थिंक कि फीमेल्स को पढ़ा के क्या ही करेंगे. और कभी कभार सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि अगर फीमेल को पढ़ा लिया तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी. तो इसका एक कारण पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मे बी और मे बी नॉट. पेरेंट्स उन्हें पीछे कर लेते हैं कि नहीं नहीं, हम तो देखो सिर्फ लड़के के ऊपर ही खर्चा करेंगे ना, हम पे इतना पैसा है, हम लड़के को पढ़ाएंगे, वो हमें रिटर्न भी देगा. क्योंकि गर्ल्स को देखो वेडिंग करके चले जाना होता है, तो वो कोई रिटर्न तो देंगी नहीं. तो इसलिए मोस्ट जो फैमिली या होती हैं वो गर्ल्स को पढ़ने ही नहीं देती हैं प्रॉपर, उनको एजुकेशन ही नहीं दिलाती हैं, क्योंकि दे थिंक दैट गर्ल्स को अगर हम पढ़ा लेंगे तो वो एक यूजलेस ही है, मतलब उन्हें पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet, much of her work is not paid and therefore often not valued. ये पॉइंट देखो वैसे तो बहुत इजी है, बट इसमें एनसीईआरटी में थोड़ी सी आपको वैल्यू टफ लगेगी, तो जो मैं बोल रही हूँ आप वो भी लिख सकते हो, आप एक बार समझ लो. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. इसमें ये बोला है कि जो हाईली पेड जॉब्स होती हैं जैसे बीइंग अ मैनेजर, सीईओ, ये बहुत कम होती हैं वुमेन के अंडर, मतलब वुमेन इनमें बहुत कम काम कर रही होती हैं और बहुत स्मॉल पोर्शन है जो इसमें वर्क कर रहा होता है. बट अगर हम देखें एक एवरेज फीमेल एक एवरेज मैन से 1 आवर ज़्यादा काम कर रही हैं, बट स्टिल उसे उतना वैल्यू या पे नहीं दे रहे हैं हम. जैसे अगर सपोज करो एक फीमेल है वो 18 आवर्स वर्क कर रही है और एक मेल है वो सिर्फ 10 आवर्स वर्क कर रहा है. उसे मेल को तो तुम 1 लाख सैलरी दे रहे हो, बट उस फीमेल को तुम 70,000 दे रहे हो. ठीक है. तो इस वजह से भी मतलब ऐसे बताया जाता है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. ठीक है. फिर ये तो देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और ये तुम्हें याद भी करना पड़ेगा. द इक्वल रिमन्ट्रेशन एक्ट 1976, इसका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये मतलब अकेला भी आ सकता है 2-3 मार्क का क्वेश्चन कि ये एक्ट क्या बोलता है और ये एक्ट क्या सच्ची में लागू होता है या नहीं होता है. तो इस एक्ट में ये बताते हैं कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क. जैसे अगर एक वुमेन 50 एकड़ ज़मीन पे खेती करके वो बेच रही है और उसे 1000 रुपीज़ मिल रहा है, बट एक वही मेल फार्मर उस 50 एकड़ पे ही खेती कर रहा है, उसे बेच रहा है और उसे 5,000 मिल रहा है. तो दिस इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ मतलब बहुत ज़्यादा गलत है एक फ़ीमेल के लिए. तो ये एक्ट यही बताता है कि मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए फॉर इक्वल वर्क. चाहे वो 18 घंटे दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों को 10,000 मिलेंगे तो 10,000 मिलेंगे ही. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो बॉलीवुड में. बॉलीवुड में ही आप ये देखते हो कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उन्हें कम मिलता है पैसा एज कम्पेयर टू मेल एक्ट्रेसेस. बॉलीवुड विल से दैट दे आर मोर प्रोग्रेसिव इतना कर रहे हैं, बट स्टिल वो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और फीमेल को कम देते हैं एज कम्पेयर टू मेल.
अब in many parts of India, parents prefer to have son and find ways to have the girl child aborted before she is born. ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, एंड आई पर्सनली थिंक दैट इट शुड बी बैन इन इंडिया, एंड इट इज़, बट स्टिल हमारे इंडियंस तो इंडियंस ही हैं, वो ये तो झेल ही नहीं सकते. जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो पुराने ज़माने से लोग सोचते हैं, कंजर्वेटिव्स, दे वांट मेल चाइल्ड ओवर द फीमेल चाइल्ड. वो पहले तो जैसे पता चल जाता था, पहले तो जैसे टेस्ट होता था उसमें बताते थे दैट पेट में ही बता देते थे बिना गर्ल इज प्रेग्नेंट कि उसमें बॉय है या गर्ल है. अगर उन्हें पहले पता चलता था तो वो अबॉर्ट करा देते थे गर्ल चाइल्ड को. अब जैसे हमारे इंडियन में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस किया था और इस पर बैन लगाया था, तो अब वो फीमेल इन्फेंटिसाइड तो फीटिसाइड तो करा नहीं सकते थे. तो वो क्या करते थे, वेट करते थे कि कब वो बच्चा पैदा होगा. जैसे उन्हें पता चलता था ये, मतलब पैदा होता था और पता चलता था कि ये फीमेल है, तो उसके बाद वो फीमेल इन्फेंटिसाइड कराते थे, उसको 1 साल से पहले पहले ही मरा देते थे. ठीक है. सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लीड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. इसका ये भी एक कारण हुआ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होती थी, क्योंकि जो गर्ल का नंबर है वो बहुत कम हो गया था इंडिया में एज़ कम्पेयर टू बॉय. मेयरली 919 था आउट ऑफ 1000. ठीक है. फिर आता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इजी. और तुम मुझसे समझ रहे हो तो थोड़ा विश्वास तो करो यार, ये तो बहुत इजी टॉपिक है. मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू बताती हूँ. हमारी जो इंडिया में, आप खुद थोड़ा सोचोगे, अपना जीके लगाओ. हमारा जो इंडिया है, अगर हम उसमें खुद देखें तो क्या आपको कोई लड़की पॉलिटिकल लीडर याद है? इंदिरा गांधी कितने ही साल पुराना हो गया है. निर्मला सीतारमन, थोड़े एक दो नाम ही याद होंगे, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास इतने सी ही पॉलिटिक्स में वुमेन हैं. तो इसी बारे में इस पे बहुत ज़्यादा जोर लगाया है हमारे गवर्नमेंट में. और अब जाके 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, या उतना उन्हें पोर्शन दिया है अब जाके. पहले तो इट इज़ लाइक मेयरली 5-6%, फिर उसके बाद 14 हुआ, फिर अब जाके 33% हुआ. नाउ लेट्स स्टडी फ्रॉम NCERT. येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट. ये तो देखो, ये बेकार है पैराग्राफ पढ़ना. यहाँ से पढ़ते हैं. In India, the proportion of women in legislature has been very low. देखो, इसमें मैंने आपको बता दिया. The percentage of elected women in Lok Sabha has touched 14.36%. Nearly आप लगा दो 14% of 100 is very very poor percent, I can say. कि इतना परसेंट सिर्फ वुमेन को दे रहे हैं, और उसमें भी वुमेन होती नहीं थी, क्योंकि वुमेन को पता ही नहीं था, उनको अलाउड ही नहीं किया जाता था कि तुम जाओ और पॉलिटिक्स में जाके राइट लो. फिर देयर शेयर इन स्टेट असेंबली, जो स्टेट के लिए इलेक्शन होते थे उसमें तो और ही ज़्यादा बुरा हाल था, वो था <5%. ठीक है. इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द bottom of the nations in the world. India is behind the average for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all male. Even when a woman becomes the chief minister or the prime minister, one way to solve this problem, is to make it legally binding to have a fair proportion of women in elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done. 1/3 of seats. देखो, अब पहले इतना समझते हैं. हमें जैसे मैंने पहले बता दिया, 14% इज इन लोकसभा, एंड इन इट्स जो स्टेट इलेक्शन होता था उसमें आपको इसमें परसेंटेज याद करना, और किस में कितना होता था, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है. और स्टेट जो इलेक्शन होता है उसमें <5% होता है. इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें ऑल मेल हैं, ऑल मेल डोमिनेंट पॉलिटिक्स है. ठीक है. अब ये जो प्रॉब्लम हुई है कि फीमेल का प्रोपोर्शन इतना कम हो गया है, उसे सॉल्व करने के लिए हमारे लिए एक पंचायती राज ने एक चीज़ शुरू करवाई है, जिसमें उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ सीट
in local government, in panchayats and municipalities are now reserved for women. ठीक है, इसमें ये देखो, ये याद करना ही पड़ेगा आपको कि जो 1/3 ऑफ सीट्स थी ना लोकल गवर्नमेंट में, वो पंचायती राज ने रिजर्व करवाई है फॉर वुमेन. ठीक है. Women organization and activists has been demanding a similar reservation for at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. हम मतलब जैसे अबू ने इसमें तो मिल गया था कि पंचायती राज ने 1/3 लोकल गवर्नमेंट में तो करा ली, बट अब जो वुमेन एक्टिविस्ट और जो फेमिनिस्ट थे उन्हें ये भी था कि तुम लोकसभा में भी हमें 1/3 सीट तो एटलीस्ट दो ही. बट ये जो बिल था मतलब उनके अगेंस्ट या उनके लिए कि 1/3 होनी चाहिए, वो बहुत सारे ईयर से पड़ा ही हुआ था, कोई देखता भी नहीं था. बट देखो ये जो लाइन आई है ना, नारी शक्ति वंदन, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. इसे तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा. ये तुम पैराग्राफ रट भी सकते हो, इतना कुछ है नहीं वैसे इसमें. जो 2023 में एक नारी शक्ति वंदन आयोजन हुआ था, उसमें ये पास किया गया था, जो मैं आपको कह रही हूँ 33%. अभी रिसेंटली 2023 में 33% सीट्स जो है वो रिजर्व हैं वुमेन के नाम पे इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो इन दिल्ली असेंबली. ठीक है. Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefits when social divisions become a political issue. मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो जेंडर डिवीज़न है वो एक सोशल डिवीज़न नहीं हो गया बिटवीन द फीमेल एंड मेल एंड हाउ इज़ फीमेल डिस्क्रिमिनेटेड. ओके. तो ये हमें बताता है कि कैसे फीमेल जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो एक कैसे पॉलिटिकल इशू भी बन गया, क्योंकि फीमेल अगर पढ़ नहीं रही हैं तो वो पॉलिटिक्स में भी नहीं जाएंगी. उनका कोई देखो उनका कोई नाता ही नहीं रहा सोशल लाइफ से एंड ऑल. ठीक है. तो अभी तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जेंडर रिलेटेड. इस पार्ट 1 में हमने इतना पढ़ा है. अगले पार्ट में हम रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे. आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. बट आपको अगर स्टिल कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो एक ज़रूर क्वेश्चन बोल देना, एंड आई विल एज सून एज कैन पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊँगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अच्छे से समझाऊँ. और अगर कोई और टिप हो मुझे सुधारने की तो आप मुझे वो भी दे सकते हो. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगेन थैंक यू. साइनिंग ऑफ.